वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और वीडियोस लेकर आए हैं और आज की जो ये हमारी वीडियोस हैं ये आपकी एचटेट परीक्षा से संबंधित हैं और यूजीसी नेट में भी इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके विभिन्न जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से भी इसमें जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं और उन्हें व्याख्यायित किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? जो रासो अलग अलग है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो है। जो रासो जो ग्रंथ थे, ठीक है, तो उनमें जो रासो शब्द है, पीछे जो रासो शब्द लगाया गया है उसकी उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये बात देखिए, तो रसायन से मानी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। और रासो के बारे में हम आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में बताते हैं। तो देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, अलग अलग शब्द, और उन्हें प्रयुक्त करने वाले जो विद्वान थे, वो हमारे विद्वान साथी थे, वो कौन थे? तो देखिए, जो विद्वान थे उन्होंने सबसे पहले दिया है राजसूय यज्ञ। ठीक है, ये नाम किसने दिया है? ये दिया है गारसा दत्तासी ने। ये एक फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा साहित्य का ये पहला ग्रंथ इन्होंने दिया गारसा दत्तासी ने। तो इन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी है। और दूसरे नंबर पर है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने जो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? उन्होंने मानी है रसिक से। रसिक शब्द से मानी है। और रसिक उन्होंने बताया कि इसका जो विकास, निरंतर विकास होते हुए ये बाद में ये रासो कैसे बना है। तो पहले रसिक, फिर रासो और फिर रासो। ठीक है, लास्ट में वो रासो शब्द में वो प्रयुक्त हो गया। तो डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने क्या नाम दिया है? वो नाम दिया रसिक। और रसायन, देखिए जैसा कि पहले वाले हमारे क्वेश्चन में था, जो रसायन शब्द किसने दिया है? ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और रासो शब्द के बारे में जो सर्वाधिक उचित जो मत है वो जान पड़ता है, वो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इन्होंने किसके माना है? रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। और जो क्रम इन्होंने माना है वो माना है रासक, रासय, रासा और रासो। और इनके अनुसार क्या है? जो रासक है वो संस्कृत भाषा से वो उत्पन्न वो शब्द है। और ये क्या, एक छंद भी है और काव्य भेद भी है। तो जो इनका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मत है वो सर्वाधिक तर्क संगत माना गया है काफी विद्वानों के द्वारा। तो ये सभी जो अलग अलग विद्वान थे इन्होंने इसको अलग अलग नाम इनको दिया है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो की रचना निम्न में से किसने की है? तो हमारा यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, नरपति नाले ने। और इनके बारे में जो रासो ग्रंथ है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक बार आप इन्हें याद कर लीजिए, फिर आप को नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, पहला है बीसलदेव रासो। ठीक है, इसके रचनाकार हैं नरपति नाले। और ये बीसलदेव रासो है, इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। ये एक श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। जो राजा बीसलदेव हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं। ठीक है, और जो रानी नागमती है वो उनके विरह में वो तड़पती रहती है। तो ये एक विरह कथा है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। दूसरा है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में आप सभी जो विद्वान साथी है वो जानते होंगे। इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। और ये बात आप याद रखिए, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें 69 सर्ग हैं, 69। और ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट है परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो के जो रचनाकार हैं वो है जगनिक। और इन्हें परमाल रासो को आलह खंड का नाम भी दिया गया है। अगला है बुद्धि रासो। बुद्धि रासो के जो रचनाकार हैं वो है जलहण। फिर है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को की रचना की है नल सिंह ने। और हमीर रासो। हमीर रासो भी कई बार पूछा गया है, इसकी रचना की है श्रांगधर ने। ये जो सभी रासो हैं इन्हें आप याद कर लीजिए, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और विभिन्न तो जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में है उसमें तो ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जयमंग जस चंद्रिका, ये एक रचना थी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की। इसके कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मधुकर कवि। जो मधुकर कवि है उन्होंने जयमंग जस चंद्रिका की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयचंद्र प्रकाश रचना के रचयिता कौन है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भट्ट केदार। भट्ट केदार ने इसकी रचना की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रथम महाकाव्य जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उसमें कितने सर्ग हैं? ये हमने आपको पहले भी बताया है, तो ऑप्शन नंबर आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है 69। 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में, और इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है, और ये वीर रस प्रधान ग्रंथ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यह गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं। आचार्य शुक्ल जो एक बहुत ही विख्यात इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने जो ये वाक्यांश है ये कौन सी कृति के लिए प्रयोग किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 परमाल रासो। और इसके रचयिता कौन है? इसके जगनीक। परमाल रासो के लिए ये वाक्यांश लिया गया है, क्योंकि जो परमाल रासो रचना है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ जो आसपास के जो निवासियों के जो कथन के द्वारा, ठीक उक्ति के द्वारा ये रचनाएं सुनी जा सकती हैं। तो इसलिए कहा गया है ये गूंज मात्र है मूल शब्द नहीं, यानी कि ऑथेंटिक वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी वहाँ पर नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें वो प्रधान रचना है, ये वीरस प्रधान रचना ये वहाँ पर सुनी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल। पीताम्बर बड़थवाल जी ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति के लिए कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं? ठीक है, तो देखिए पहला है ऑप्शन हमारा मैथिल कोकिल, दूसरा कवि शेखर, तीसरा अभिनव जयदेव, चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी नाम जो मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव ये विद्यापति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल में गद्य में लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिश्वर ठाकुर। जो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं उन्होंने वर्ण रत्नाकर की रचना की है, और ये जो पहली रचना है जो मैथिली हिंदी गद्य में ये लिखी गई है, ये बात भी आप याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिलांकित रचना राउलवेल के रचयिता कौन है? ये रचना शिलांकित है, यानी कि शिला पर लिखी हुई है, पत्थरों पर लिखी हुई है, पहली रचना है ये। तो देखिए इसके जो कवि हैं वो कौन है, रचयिता कौन है इसके? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा रोड़ा कवि। और कब लिखी थी उन्होंने? ये 10वीं सदी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छंदों का अजायब घर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है, और एक बार अपनी कॉपी में इसको लिख भी लेना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा गया है? जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में छंद प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार भक्त, ये जो दक्षिण भारत में जो भक्ति शुरू हुई थी, ठीक है, भक्ति काल में जो दक्षिण भारत में भक्ति शुरू हुई थी वहाँ पर 2 तरह के भक्त पाए गए थे, आलवार और नयनार। आलवार वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 1398 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था लम्ही गांव में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीरदास की रचनाओं का कबीर ग्रंथावली नाम से संग्रह किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा श्याम सुंदर दास। जो श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास की रचनाओं का कबीर ग्रंथावली के नाम से संग्रह किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
श्रृंगार रस का विरोधी कवि किसे कहा जाता है? इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया है, उन कवि का नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है सुंदरदास। जो सुंदरदास जी ने श्रृंगार रस का विरोध किया है। अगला क्वेश्चन है आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि दो भगत थे, एक तो आलवार थे और एक नयनार थे। तो आलवार भक्तों का जो मूल स्थान है वो कहाँ था? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में इनकी शुरुआत मानी जाती है भक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलवार भक्तों द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ये बात आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम जो ग्रंथ है इसमें 4000 पदों को इसमें संकलित किया गया है। ये बात भी आप याद रखिए। जो इनके 4000 पद इसमें संकलित हैं, दिव्य प्रबंधम जो ग्रंथ है इसमें आलवार भक्तों के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आलवार भक्तों द्वारा रचित पद किस भाषा में है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा, सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 तमिल। ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं जो इन द्वारा जो पद हैं, और 4000 पद लिखे गए हैं किसमें? जो दिव्य प्रबंधम जो इनका ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने इनके जो शिष्य, इनके जो पुत्र थे विठलनाथ, उन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की थी। तो ये जो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो थे वल्लभाचार्य जी, और इनका जो सिद्धांत है वो शुद्धाद्वैतवाद है। ये बात भी आप याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत मत दिया था? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये मत किसने दिया था। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 शंकराचार्य। जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने अद्वैत वेदांत का मत दिया था, और इनकी जो ज़्यादातर रचना इन्होंने क्या है वो द्वैत का, इन्होंने जो द्वैताद्वैतवाद का इन्होंने मत का इन्होंने अपने उसमें विरोध किया। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी हमें कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।